प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। प्रधानमंत्री हाईकोर्ट की स्थापना के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। प्रदर्शनकारी किसानों के चक्का जाम के आह्वान के मद्देनजर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसान नेताओं ने कहा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार एहतियाती किए गए बंद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। साथ ही मालदा में फुआरा रोड से श्री रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा तक करेंगे रोड शो। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। चुने हुए नेताओं को सत्ता सौंपने की मांग के साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतरे। सैन्य शासकों ने अगली सूचना तक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लगाई रोक। और चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेहमानों की स्थिति और भी मजबूत। कप्तान जो रूट और बेन स्टोक्स के बीच मजबूत साझेदारी से इंग्लैंड बड़े स्कोर की ओर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री हाईकोर्ट की स्थापना के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो। हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। और कोरोना संकट के दौरान देश भर में न्यायालयों ने डिजिटल तरीकों से लोगों को न्याय दिलाने में बेहतरीन भूमिका अदा की है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुजरात हाईकोर्ट की हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान डिजिटल तरीके से 66,85,000 मुकदमों की सुनवाई की गई, जिसमें से 52,000 मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई। 66,85,000 केसेस की डिजिटल सुनवाई देश भर में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 52,000 सुनवाई की, हाई कोर्ट ने 20,06,000 सुनवाई की और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने 45.73 लाख केसेस की सुनवाई की। मैं गुजरात हाई कोर्ट का और मुख्य न्यायाधीश श्री विक्रमनाथ जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि गुजरात हाई कोर्ट ने 1,21,000 केसेस की डिजिटल सुनवाई की इस कोरोना काल में और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने 90,572 केसेस की सुनवाई की। तो जो हम लोगों ने ई कोर्ट्स, डिजिटल इंडिया, इसके माध्यम से देश की न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, तो उसमें गुजरात हाईकोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार के दिन असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखने के साथ ही
असोम माला कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। असोम माला प्रोजेक्ट असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में राज्य के हाईवे और प्रमुख जिला सड़कों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही उनका शिलान्यास भी करेंगे। और अब बात किसान आंदोलन की। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने आज चक्का जाम का आह्वान किया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच गाड़ियां नहीं चलने दी जाएंगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, साथ ही दिल्ली में भी इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी दिल्ली पुलिस सतर्क और मुस्तैद है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने लाल किला स्टेशन, जामा मस्जिद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के एग्जिट और एंट्री गेट को बंद कर दिया है। और लगातार ये कुछ तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और जिस तरह से 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया, लेकिन इसमें से 3 राज्यों को छूट दी गई है। 3 राज्यों में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया गया है। ये राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन बाकी के राज्यों में जो है वो 3 घंटे तक 12 से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया है किसान संगठनों की तरफ से। ये कुछ तस्वीरें हम दिल्ली की दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी के शहरों में क्या कुछ हालात हैं हम ताज़ा अपडेट लेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई से शिशिर शिलार इस वक्त जुड़ गए हैं। शिशिर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, खासकर अगर मुंबई की बात करें, चूँकि यहाँ पे आज हालांकि शनिवार का दिन है, बावजूद इसके किस तरह की गतिविधियाँ आप सड़कों पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल असीम, देखिए इस वक्त मैं मुंबई सटे हुए इलाका है कोंकण में इस वक्त हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए, पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो तकरीबन कई सारी ऐसी फार्मर्स एसोसिएशन है जिन्होंने इस जो है चक्का जाम को जो है सपोर्ट किया है। खासतौर पर अगर नाम ले तो स्वाभिमानी क्षेत्र जी शिशिर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच, लेकिन हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल से। अजीत, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है भोपाल से? तो भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी बड़े प्रदर्शन या चक्का जाम की खबरें नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने कुछ जगहों पर चक्का जाम के लिए जो किसान है उनका आह्वान किया है, लेकिन किसानों की तरफ से या किसी बड़े संगठन की तरफ से कोई भी पहल यहाँ पर नहीं की गई है। कटनी में एक जगह पर चक्का जाम की खबर आ रही है कि वहां पर चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल के गांधीनगर के पास में कुछ कांग्रेस नेताओं ने वहां पर आह्वान किया है कि वहां पर चक्का जाम जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पूरी जो है शांति बनी हुई है और किसी भी बड़े प्रदर्शन या चक्का जाम की कहीं से भी कोई खबर ऐसी नहीं आ रही है। हालांकि हमने जब देखा है कि किसान जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से मध्य प्रदेश में लगातार शांति बनी हुई है। और 26 जनवरी में जिस तरीके से किसान संगठनों ने वहां पर प्रदर्शन किया लाल किले में, जिस तरीके से वहां पर घटनाएं हुई, उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे किसान जो है वो काफी मायूस थे, दुखी थे। और उन्होंने खुद को इन तमाम तरह की जो प्रदर्शन है जो उससे अलग कर लिया है। हालांकि पहले भी कोई प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है, जो मेन विपक्षी यहाँ पर पार्टी है, कि इस प्रदर्शन को यहाँ पर, ये आंदोलन को बढ़ाया जाए। उसके लिए कई जगहों पर पहले ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की गई, धार में, मंदसौर में और आसपास जो नीमच है वहां पर ऐसी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई खास असर जो है किसान आंदोलन का देखने को नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पर जो किसान है, मझोले छोटे किसान है, और वो कहीं ना कहीं इन तीनों जो कानूनों से संतुष्ट नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो कानून है उनके हित में है। जब हम जब ग्राउंड में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको ये बात पता है कि जो कानून है उनके हित में है। और जो प्रदर्शन हो रहे हैं दिल्ली और एनसीआर और आसपास के इलाकों में, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और वो उसमें जो किसान है वो मुख्य किसान नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें, देखो मध्य प्रदेश में जो है कृषि प्रधान राज्य है यहाँ पर, और कई मामलों में आप बात करें, गेहूं है, सोयाबीन है, मक्का है, उसमें पूरे देश में नंबर 1 पर है। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े किसान नहीं है जिनके पास 200, 400, 500 एकड़ जमीनें होती है। मझूले और छोटे किसान यहाँ पर ज्यादा है, जो कि वास्तविक किसान हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो वास्तविक किसान है वो इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन से पूरी तरह से अलग है, और उन्होंने बिल्कुल भी इसमें शामिल, और कोई भी इस तरह का यहाँ पर जो है किसानों में कोई भी असंतोष इस तरह का देखने को कहीं भी नहीं मिला है कानूनों को लेकर। चलिए, शुक्रिया अजीत इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बार हम फिर से रुक करेंगे मुंबई का। हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त मौजूद हैं। शिशिर, आप अपनी बात पूरी करें, किस तरह के माहौल आप उस वक्त ग्राउंड जीरो से देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आसिम, जैसे मैंने कहा कि
महाराष्ट्र में कुछ कुछ पॉकेट्स में हालांकि हम ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र में, जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। फिर चाहे हम बात करें मराठवाड़ा की, विदर्भ की या पश्चिम महाराष्ट्र की, अगर मिसाल के तौर पर देखा जाए तो पश्चिम महाराष्ट्र में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, राजू शेट्टी जो कि सांसद है, उनकी यह संगठन है। तो उनकी संगठन ने हालांकि इस पूरे जो चक्का जाम है उसको सपोर्ट किया है, और इसीलिए जो उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, चाहे कोल्हापुर की बात करें, सातारा की बात करें, सांगली की बात करें, इन जगह पर हालांकि चक्का जाम देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र का पूरा देखा जाए, पैन महाराष्ट्र, तो यहाँ पर इतना असरदार चक्का जाम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जैसे हमने देखा हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि बड़े किसान जो है, बड़े किसान यहाँ पर नहीं है, मंझोले किसान। जी शिशिर, तो लगभग जो कमोबेश जो बातें निकल कर आ रही हैं शिशिर जी, खासकर यहाँ पर इस वक्त मैं कोंकण में खड़ा। जी बात पूरी करें। जी असीम, बिल्कुल। तो जो कोंकण का इलाका जहाँ पर इसमें खड़ा हूँ, यहाँ पर भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे किसी प्रकार चक्का जाम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है हमें। किसान जो है, छोटी खेती उनकी, और ऐसे में जो सरकार के जो लाभ है वो सीधे हस्तांतरित हो रहे हैं किसानों को। फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात करें, वो भी उनके अकाउंट में सीधे आ रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, पैन महाराष्ट्र में कुछ कुछ जगह पर जरूर सामने आए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आई है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तस्वीर काफी पूरी तरह से यहाँ पे दूसरी दिखाई दे रही है। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने इस पर किसी प्रकार की एडवाइजरी नहीं निकाली। मतलब जहां पर चक्का जाम होगा वहां पर स्थानीय प्रशासन जो है वो उसके ऊपर जो है कि ध्यान देगा। फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर हम बात करें डीएम की बात करें, तो वो भी जो है, जो किसान इस वक्त प्रोटेस्ट करेंगे, उनको कहीं ना कहीं ठीक से प्रोटेस्ट हो, सुचारू रूप से हो, कोई दिक्कत ना, ये भी इसका भी जो है स्थानीय प्रशासन को कहा गया कि इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप उस पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि अनुचित प्रकार न घटे इस पूरे चक्का जाम में। बिल्कुल, देखिए दो बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं शिशिर, आपने भी बताया और हमारे सहयोगी अजीत ने भी बताया कि दो राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की अपनी रिपोर्ट बताई आपके जरिए भी, बिल्कुल भी वहाँ के किसानों का कोई समर्थन नहीं है। और ये तस्दीक और इस बात की गवाही कर रहा है कि जिस सोच के साथ किसान आंदोलन और ये किसान नेता ने आज चक्का जाम का आह्वान किया है, उनके ही लोग, किसान उनके साथ नहीं हैं। ये आपने बताया महाराष्ट्र से भी, और हमारे सहयोगी अजीत ने भी बताया भोपाल से भी, कि वहाँ भी जो किसान आंदोलन जिस सोच के ये बैठे हैं कि देश भर के किसान उनके साथ आएंगे, चक्का जाम में वो उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये उनको सोचना और समझने की ज़रूरत है कि दो राज्य और दोनों राज्यों की जो ग्राउंड जीरो से आपने बताया शिशिर और अजीत, वहाँ पे कोई भी जो सपोर्ट है, जो समर्थन है, वो इस चक्का जाम को किसानों की तरफ से नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है मध्य प्रदेश में, वो इस राजनीति में कूद गई है और किसानों को और वहाँ के लोगों को कह रही है कि आप इस चक्का जाम में आइए और इसको सफल बनाइए। लेकिन ये उसकी जो राजनीति है वो एक गंदी राजनीति है। किसानों के कंधे पर वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिशों में कांग्रेस इस वक्त दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत नाडिया जिले से की जाएगी। पश्चिम बंगाल में अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा मालदा जिले के शाहपुर गांव में 3000 से ज्यादा किसानों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। साथ ही मालदा में फुआरा रोड से श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा तक रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष भक्ति आंदोलन के संत चैतन्य महाप्रभु को भी श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कर्नाटक के कोडागु जिला मुख्यालय मेडिकरी में पूर्व सेना प्रमुख एस थेमैया के पैतृक घर सनी साइड में उन पर समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस युद्ध स्मारक का मुख्य आकर्षण पुराने हथियार और युद्ध की निशानियां होंगी, जिसमें एक युद्धक टैंक भी शामिल है, जिसे भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। संग्रहालय में दशकों पुराने हथियार और गोलियां, सेना की बंदूकें और राइफल, सेवा से हट चुके एक MiG-21 युद्धक विमान के अलावा कला, पुस्तकों का संग्रह और लेख भी रखे गए हैं। राष्ट्रपति भवन में गार्ड अदला बदली समारोह आज से फिर शुरू होगा। राष्ट्रपति भवन में होने वाला गार्ड अदला बदली समारोह कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। ये समारोह हर शनिवार सरकारी छुट्टियों को छोड़कर समय सारणी के मुताबिक आयोजित किया जाएगा और अधिकतम 100 व्यक्तियों को पूर्व बुकिंग कराने पर यह समारोह देखने की अनुमति दी जाएगी। ये व्यवस्था 6 फरवरी 2021 से 14 मार्च 2021 तक होगा। मार्च प्रातः 9:40 से 10:40 तक और 15 मार्च 2021 से 13 नवंबर 2021 तक ये होगा और सुबह 7:40 से 8:40 तक और
14 नवंबर 2021 से 13 मार्च 2021 तक होगा ये, और सुबह 9:40 से 10:40 तक ये लागू रहेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी ICMR के मुताबिक कल 5 फरवरी तक कुल 20,06,72,589 कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। कल यानी कि 5 फरवरी को कुल 7,40,794 कोरोना नमूनों की जांच की गई। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के राजौरी में 4G इंटरनेट सर्विस सेवा फिर से शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। अच्छा डिसीजन है ये हमारी गवर्नमेंट का। जैसा कि आपने देखा बहुत दिनों तक बंद था ये, बट फाइनली स्टार्ट हो गया एंड वी आर रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं, जैसा कि डे टू डे रूटीन ट्रैक पे आ जाएगी हमारी। बट हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं गवर्नमेंट ने फाइनली हमें दे दिया। और हाँ, हम ये चाहते हैं कि अब बंद ना करें, अब ऐसे ही कंटिन्यू रहे। और हाँ, ये बेसिकली हमारी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे अब बहुत सारे एग्जाम वगैरह आ रहे हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब हम पढ़ सकते। हाँ सर, बिल्कुल फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे बच्चे जो पीछे रह रहे थे, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, कुछ लोगों के फॉर्म ही फिल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन सा फॉर्म निकल रहा है कौन सा नहीं, तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 10,58,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 23,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद विश्व में 7,74,00,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,73,00,000 के पार जा चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 4,70,000 के पार हो चुका है। ब्राजील में भी कोरोना संक्रमण के मामले 94,47,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि यहां मरने वालों की संख्या 2,30,000 को पार कर गई है। पेरू ने फाइजर वैक्सीन के साथ 20 मिलियन टीके खरीदने का समझौता किया है। पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति ने कहा है कि सामूहिक टीकाकरण अभियान में यह समझौता एक मील का पत्थर साबित होगा। पेरू में जून तक फाइजर की 5 मिलियन टीके उपलब्ध होंगी। वहीं न्यूयॉर्क में कोरोना के खिलाफ बड़े स्तर पर लोग टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। टीकाकरण स्थल पर लोगों की भारी संख्या जुट रही है। समाज के हर वर्ग के लोग कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि न्यूयॉर्क के यांकी स्टेडियम में एक सप्ताह में 15,000 लोगों को टीका लगाया जा सकता है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने कोरोना के टीकों का सफल वितरण करने के लिए यूरोप के देशों का समर्थन किया है। मैक्रोन ने कहा कि यूरोपीय संघ ने टीका उत्पादन में आ रही बाधाओं का सामना किया है, लेकिन उनके सफल प्रयासों से अप्रैल से कोरोना के खिलाफ स्थिति में काफी सुधार होगा। खबर म्यांमार से है, जहां सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। चुने हुए नेताओं को सत्ता सौंपने की मांग के साथ ही सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं और शिक्षक सड़कों पर उतर गए हैं। विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों ने आंग सान सू की के लिए लंबी आयु के नारे लगाए और कहा, हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते हैं। विरोध में आम लोगों के साथ ही विपक्ष ने भी देश के सबसे बड़े शहर यांगून में हर रोज शाम को खिड़कियों पर खड़े होकर बर्तन बजाना शुरू कर दिया है। हालांकि इन विरोध प्रदर्शन पर सैन्य प्रशासन सख्त हो गया है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अर्जेंटीना की वायुसेना ने आग बुझाने के लिए पानी छोड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। वहीं 160 दमकल कर्मी आग पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण आग को नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के तीसरे संस्करण का कल से कोलकाता में आगाज हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म महोत्सव में 32 बांग्लादेशी फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन महमूद ब्रिगेड और भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद रहे। इस मौके पर हसन महमूद ब्रिगेड ने कहा कि भारत और बांग्लादेश को अपने सांस्कृतिक संबंधों में और विस्तार देना है। इफी के 51वें संस्करण में ओपनिंग फिल्म अनदर राउंड ने नई बुलंदियां छूते हुए अब गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में अपनी जगह बना ली है। इस फिल्म का इफी से रिश्ता इतिहास को कैसे दोहराता है, आइए देखते हैं।
इफी का मंच अपने आप में महत्वपूर्ण मंच है, फिर चाहे वो भारतीय सिनेमा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा। ये तब साबित हो जाता है जब 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड से हुई और अब फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। कुछ ऐसा ही पिछले साल हुआ जब महोत्सव के वर्ल्ड पैनोरेमा सेक्शन में पैरासाइट को शामिल किया गया और फिर पैरासाइट ने ऑस्कर्स में पुरस्कार हासिल करने की जैसे झड़ी लगा दी। 1999 में द सेलिब्रेशन और 2014 में द हंट के बाद थॉमस विंटरबर्ग की अनदर राउंड को गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया है। इसकी जानकारी पीआईबी ने एक ट्वीट के जरिए दी। 51वें इफी में अनदर राउंड ओपनिंग फिल्म को गोल्डन ग्लोब्स 2021 में विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तहत नामांकित किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में चयन के स्तर को आगे बढ़ाते हुए अनदर राउंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी पहचान मिली है। फिल्म ने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अपना ऑन साइट वर्ल्ड प्रीमियर बनाया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित सैन सेबेस्टियन ने 3 पुरस्कार जीते और निर्देशक के रूप में यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स में बोर्ड को पटखनी देने से पहले लंदन फिल्म फेस्टिवल में मुख्य पुरस्कार हासिल किया। वहीं अभिनेता और स्क्रीन प्ले श्रेणियों के साथ साथ यूरोपीय फिल्म का मुख्य पुरस्कार भी हासिल किया। 4 शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी को सितंबर की रिलीज में उत्कृष्ट समीक्षा मिली। 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का ऐलान 28 फरवरी को किया जाएगा। ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने आज अपने पहले दिन के स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन से आगे खेलना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपने दूसरे दिन भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन बनाए रखा और मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। साथ ही इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। लंच तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 355 रन बना लिए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।